नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल त्रिवेदी, फाउंडर ऑफ ज्ञान कंसल्टेंसी, आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान कंसल्टेंसी में स्वागत करता हूँ। आपको हमारा आईपीओ पार्ट 1 कैसा लगा, उसके बारे में हमें जरूर कमेंट करके बताइए। आज हम उसी के आगे बढ़ाते हुए हम आज आईपीओ पार्ट 2 सेशन लेके आए हैं, जो हमारे शेयर मार्केट सेगमेंट का है। इसमें हम बताएंगे कि कंपनी को क्या क्या आईपीओ लाने से पहले क्या रिक्वायरमेंट्स होती है और कौन से टाइप्स के आईपीओ होते हैं, क्या क्राइटेरिया होता है उनका। तो उस सब चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे हम आईपीओ पार्ट 3 भी लाएंगे और उसमें हम बताएंगे आप उस आईपीओ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी आईपीओ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसकी क्या प्रोसीजर है और उसके रिलेटेड कोई भी चीजें जो भी है जो इससे हम बेनिफिट दे सकते हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे। आज हम आईपीओ पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं। इसमें हम आपको पहला पॉइंट बताने वाला है टाइप्स ऑफ आईपीओ। टाइप्स ऑफ आईपीओ में दो टाइप्स के आईपीओ होते हैं, एक फिक्स प्राइस आईपीओ होता है और एक बुक बिल्डिंग आईपीओ और प्राइस बैंड आईपीओ होता है। बुक बिल्ड आईपीओ और उसको प्राइस बैंड आईपीओ भी बोलते हैं। फिक्स प्राइस आईपीओ में क्या होता है? फिक्स प्राइस आईपीओ में आपको उसके नाम से मालूम पड़ जाता है कि उस आईपीओ में प्राइस फिक्स होता है और कंपनी जब आईपीओ आती है उसमें टाइम में प्राइस का डिक्लेरेशन करके ही आती है। बट बुक बिल्डिंग आईपीओ में या प्राइस बैंड आईपीओ में प्राइस डिक्लेरेशन नहीं होता है। उसमें सिर्फ आपको एक प्राइस बैंड दिया जाता है, एक रेंज दी जाती है कि ये प्राइस से ये प्राइस तक के बीच में कोई भी प्राइस पे हम लोग आईपीओ लेके आ सकते हैं। इसमें क्या होता है कि समझो कि आपको 10 रुपए से 15 रुपए के बीच में आईपीओ कभी भी ला सकते हैं। वो एक तरह का एक आपको प्राइस बैंड दिया जाता है और उस प्राइस बैंड हमें कंपनी देती है और हम उस पे बिडिंग करते हैं, हम उस पे भाव लगाते हैं। इसलिए और जो मैक्सिमम पर भाव मिलता है उस मैक्सिमम प्राइस पे कंपनी अपना शेयर लेके आती है। जनरली उस प्राइस बैंड में जो लोअर प्राइस होता है, जैसे 10 रुपया है, वो लोअर प्राइस को हम लोग फ्लोर प्राइस कहते हैं और जो अपर प्राइस होता है उसको हम लोग कैप प्राइस कहते हैं। जनरली कंपनी जो है प्रेफर करती है हायर प्राइस ही प्रेफर करती है, अपर प्राइस ही प्रेफर करती है और इवन हमें जब एप्लीकेशन करना है तो हमेशा अपर प्राइस पर लगाइए, बिकॉज ये करने से आपको एप्लीकेशन करने का चांसेस ज्यादा रहता है। इस प्राइस में जो प्राइस हम लोग डिसाइड करते हैं उसे हम कट ऑफ प्राइस कहते हैं। हमारी तरफ से उसे कट ऑफ प्राइस होता है और जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरे तो उसे कट ऑफ प्राइस टिक कीजिए, बिकॉज रिटेल इन्वेस्टर के लिए कट ऑफ प्राइस टिक करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। इस पॉइंट से हम समझते हैं कि कितने टाइप्स के आईपीओ होते हैं। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि कंपनी को जब आईपीओ लाना है तो उनकी क्या क्राइटेरिया रहती है आईपीओ लाने से पहले, ताकि वो जो एप्लीकेशन है सेबी में रजिस्टर हो सके। फर्स्ट क्राइटेरिया है नेट टेंजिबल असेट। जो नेट टेंजिबल असेट होता है या जो मतलब उनका जो हाथ में असेट रहती है वो असेट की वैल्यू 3 करोड़ के ऊपर होनी चाहिए ईच फाइनेंशियल ईयर में, ईच थ्री लास्ट फाइनेंशियल ईयर में। इसमें क्या होता है 3 करोड़ की लिमिट में 50% जो है मॉनेटरी लिमिट वाले असेट होने चाहिए, मतलब जिनका कैश में या बैंक में ऐसा इस तरह से फॉर्मेट में हो वो 50% तक होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और बाकी जो असेट होना चाहिए वो टेंजिबल असेट फॉर्म में होना चाहिए, जिसमें लाइक एग्जांपल लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, वो सब आता है। किसी भी टाइप का वर्चुअल असेट जिसका भाव शेयर, जिसका प्राइस या जिसका वैल्यू शेयर से डिफाइन होता है वो टाइप के असेट इसमें नहीं काउंट होते हैं। ये जो 50% मॉनेटरी अमाउंट है जब कंपनी ओएफएस लाती है, ओएफएस मतलब ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल में क्या होता है कि कंपनी के जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उनकी शेयर होल्डिंग बेची जाती है मार्केट में, कंपनी को उससे कुछ फायदा नहीं होता है, कुछ कैश भी नहीं आने वाला होता है, तो उस ओएफएस के केस में जो 50% मॉनेटरी लिमिट जो है वो काउंट नहीं होती है, सॉरी वो लिमिट एप्लीकेबल नहीं होती है। फिर दूसरा पॉइंट इसमें प्री टैक्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट। जो प्री टैक्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है, जो कंपनी का प्रॉफिट होता है, वो 15 करोड़ तक होना चाहिए एटलीस्ट 3 इयर्स फ्रॉम लास्ट 5 फाइनेंशियल ईयर्स। मतलब जो लास्ट 5 फाइनेंशियल है उसके में से 3 साल तक कंपनी को 15-15 करोड़ का प्रॉफिट होना चाहिए, तो ही वो आईपीओ के लिए एलिजिबल हो सकती है। थर्ड पॉइंट है नेटवर्थ 1 करोड़ ईच लेस देन ईच 3 इयर्स, लास्ट 3 इयर्स।
सो नेटवर्थ 1 करोड़ होनी चाहिए हमारी। नेटवर्थ मतलब क्या होता है कि हमारे जो असेट है वो लायबिलिटी का लेस करके जो भी डिफरेंस आता है वो हमें नेटवर्थ कहते हैं। वो नेटवर्थ हमारी जो है 1 करोड़ से ऊपर होनी चाहिए एज लास्ट 3 इयर्स। डी, चेंज इन कंपनी नेम। अगर कोई कंपनी का नेम चेंज होता है और उसके बाद आईपीओ लाते हैं, ठीक है, तो उस टाइम जो नया कंपनी का नाम है उसके ऊपर 50% का रेवेन्यू लास्ट 1 ईयर में आना चाहिए। अदरवाइज आप एलिजिबल, अदरवाइज कंपनी एलिजिबल नहीं होगी आईपीओ लाने के लिए। फिर लास्ट पॉइंट है इश्यू साइज डज नॉट एग्जिस्ट 5 टाइम्स प्री इश्यू नेटवर्थ। मतलब जो हमारी नेटवर्थ है, जो हमारे एसेट माइनस लायबिलिटी करके जो नेटवर्थ हमारी आ रही है उससे इश्यू साइज 5 गुना नहीं होना चाहिए। अदरवाइज आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी और आप आईपीओ नहीं, कंपनी आईपीओ नहीं ला पाएगी। सो ये 5 पॉइंट में क्राइटेरिया है कि किस तरह से कंपनी एलिजिबल होती है आईपीओ लाने के लिए। अभी एफपीओ में भी मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में, उस एफपीओ के लिए पॉइंट नंबर डी और ई जो चेंज ऑफ नेम वाला है और जो 5 टाइम्स जो नेटवर्क से जो साइज का आईपीओ नहीं ला सकते वो एप्लीकेबल हो जाती है। बाकी सब एप्लीकेबल नहीं होती है। बस ये डी और ई पॉइंट का ही उनका एलिजिबिलिटी के लिए क्राइटेरिया है। अगर समझिए कंपनी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करती है तो भी कंपनी आईपीओ ला सकती है। उसके लिए एक कंडीशन है। उस कंडीशन में क्या होता है कि अगर कंपनी आईपीओ नहीं ला सकती है सो आईपीओ को उनको बुक बिल्डिंग प्रोसेस से रूट करवाना पड़ता है। बुक बिल्डिंग प्रोसेस मैंने आपको ऊपर समझाया कि इसमें क्या होता है, कोई प्राइस रेंज डिसाइड नहीं होता है, एक रेंज वाली प्राइस होती है और जो इन्वेस्टर होते हैं उस प्राइस पे बिडिंग करते हैं, भाव लगाते हैं और वो भाव के हिसाब से कंपनी अपने को प्राइस डिसाइड करती है। सो वो बुक बिल्डिंग प्रोसेस में अप्लाई करना पड़ता है और जो भी शेयर्स की एप्लीकेशन आती है उसमें से 75% क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर या क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का होना चाहिए। तो अभी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर या क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कौन होता है? ये एक तरह की आप समझ लो कि ये अभी संस्था होती है, जो वित्तीय संस्था होती है वो होती है, ठीक है। तो इसमें अगर ये 75% वाला क्राइटेरिया फुलफिल हो जाता है तो कंपनी एलिजिबल हो जाती है आईपीओ लाने के लिए और वो आईपीओ ला सकती है। अभी समझेंगे कि आईपीओ की प्रोसेस क्या है, कंपनी के लिए आईपीओ की प्रोसेस क्या है। सो फर्स्ट पॉइंट है कि कंपनी डिसाइड फॉर आईपीओ विद बोर्ड रेजोल्यूशन। कंपनी क्या करती है, अपने यहाँ पे बोर्ड डिसीजन पास करती है और फिर बाद में आईपीओ के लिए डिसाइड करती है कि भाई हमें ये साइज का आईपीओ लाना है, इतना पैसा लगेगा, इतना ये प्राइस रहेगा, ये सब वो डिसाइड करके वो अपने बोर्ड को इंटीमेट करती है, ठीक है। सेकंड पॉइंट, कॉन्टेक्ट मर्चेंट बैंकर, अंडरराइटर, रजिस्ट्रार और बैंक टू इश्यू। अभी इसमें बहुत सारे टर्म्स आ गए हैं, मर्चेंट बैंकर आ गया है, अंडरराइटर आ गया है, रजिस्ट्रार आ गया है और बैंक टू इश्यू आ गया है। हम फर्स्ट पॉइंट को लेते हैं, फर्स्ट नेम को लेते हैं मर्चेंट बैंकर। मर्चेंट बैंकर क्या होता है कि ये आपके आईपीओ के लिए पूरी तैयारी करने में हेल्प करता है, आपको सेबी से डील करने के लिए हेल्प करता है। ये सब टाइप का ड्राफ्टिंग जो होता है उस एप्लीकेशन का या फिर वो उसमें कुछ भी कंप्लायंस रिलेटेड चीज होती है, आपको उसको फुलफिल करने के लिए मर्चेंट बैंकर हेल्प करता है, ठीक है। फिर अंडरराइटर एक वो पर्सन होता है या वो संस्था होती है जो आपके इश्यू को सब्सक्राइब होने में हेल्प करता है। अगर समझो कि अगर समझो आपका इश्यू फुलफिल नहीं हो रहा है तो अंडरराइटर की जिम्मेदारी होती है कि उसको सब्सक्राइब करे। अभी अंडरराइटर क्या करता है, उसमें दो टाइप की अंडरराइटिंग होती है, एक हॉट अंडरराइटिंग होती है, एक सॉफ्ट अंडरराइटिंग होती है। हॉट अंडरराइटिंग में क्या होता है, अंडरराइटर पहले से ही आपको बोल देता है, कंपनी को बोल देता है कि हम इतना करोड़ आपके पास से, सॉरी इतना शेयर हम आपके पास से ले लेंगे, एज ए गारंटी दे देता है, पहले से ही दे देता है और उसके हिसाब से वो बार जब अगर सब्सक्रिप्शन नहीं होता है तो वो उतने शेयर वो ले लेता है। बट सॉफ्ट अंडरराइटिंग में जब वो ड्यूरिंग द ईयर में हो जाता है, बल्कि जबकि सॉफ्ट अंडरराइटिंग में क्या होता है, जब आईपीओ क्लोज होता है उसके बाद अंडरराइटर बोलता है कि मैं इतना शेयर ले सकता हूँ। सो आईपीओ को सक्सेसफुल बनाने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए जिम्मेदारी अंडरराइटिंग की होती है और अंडरराइटर का होता है और उसके लिए वो एक फीस चार्ज करता है, उसको अंडरराइटिंग फीस बोलते हैं। रजिस्ट्रार जो होता है वो शेयर का अलॉटमेंट हो गया, मतलब शेयर का सर्टिफिकेट जैसे पहले होता था, अभी वो अलॉटमेंट मतलब डीमेट में ट्रांसफर करने के लिए या फिर रिफंड जो पैसा आया उसको रिफंड की प्रोसेस करने के लिए, इन्वेस्टर का डेटाबेस बनाने के लिए, वो सब कुछ काम जो होता है वो रजिस्ट्रार करता है। बैंक टू इश्यू का काम क्या होता है कि जो पैसा शेयर एप्लीकेशन में जो आया है उसको बाद में अलॉटमेंट के बाद उसे किस तरह से यूज करना है, क्या करना है, किस तरह से पॉलिसी डिजाइन करनी है, वो सब काम बैंक टू इश्यू करता है। अभी हम आते हैं थर्ड पॉइंट पे। इसमें क्या होता है, जो मर्चेंट बैंकर होता है
वो कंपनी के साथ मिलके एक एप्लीकेशन ड्राफ्ट करते हैं। वो ड्राफ्ट आईपीओ एप्लीकेशन को सेबी के अप्रूवल के लिए भेजा जाता है और उस एप्लीकेशन को बोलते हैं DRHP, शॉर्ट फॉर्म में DRHP बोलते हैं। इसका मतलब है ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस। ड्राफ्ट रियरिंग है प्रोस्पेक्टस, उसको हम लोग सेबी के साथ कंपनी जो है सेबी से रजिस्टर कर सेबी को सबमिट करती है और फिर उसके बेस पे सेबी क्या करता है, वो ड्राफ्ट रियरिंग को जो है ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस है उसको वो क्या स्क्रूटनाइज करता है। स्क्रूटनाइज करने के बाद उसको इवैल्यूएट करता है, उसको पढ़ता है, उसको समझता है, उसमें क्या टर्म्स एंड कंडीशन वो सब जानता है और अगर कोई चेंजेस होता है तो उसको इंटीमेट करता है। अगर चेंजेस नहीं होगा तो एक्सेप्ट करके कंपनी को बोल देता है कि आप आईपीओ की प्रोसेस स्टार्ट कीजिए और अगर कुछ चेंजेस होता है तो उसको चेंज करने को देता है। उसके बाद उसको रिव्यू करके वो फिर बाद में उसको कंपनी को अप्रूवल देता है आईपीओ के लिए। ठीक है, फिर बाद में कंपनी क्या करती है, जैसे समझो कि अभी समझो कि कंपनी को आईपीओ का परमिशन मिल गया तो कंपनी क्या करती है, एक रोड टू शो करती है। अभी रोड शो मतलब वो शो नहीं है जो रोड अपना पॉलिटिक्स पार्टी करती है, वो वाला रोड शो नहीं है। इसमें क्या होता है, कंपनी को अगर चेक करना है कि उनकी क्रिएटिविटी कितनी है या उनको क्रिएटिविटी मार्केट में कितनी है, तो वो उस ताकि उनका आईपीओ सक्सेसफुल हो तो उसके लिए रोड शो किया जाता है। उसमें क्या होता है कि कंपनी कुछ बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को होती है, जैसे इसमें बैंकिंग कंपनी हो गई, इंश्योरेंस हो गए, बाहर के एफआईआईज हो गए या फिर बहुत सारे लोकल पेंशन फंड हो गए या प्रोविडेंट फंड हो गए, ये सब जितनी भी वित्तीय संस्था है वो उनको इन्वाइट करती है बिडिंग करने के लिए प्री आईपीओ के पहले। तो उसमें क्या होता है कि वो जो इन्वेस्टर होते हैं उनको एंकर इन्वेस्टर बोला जाता है। वो प्री आईपीओ से पहले, मतलब आईपीओ अभी तक चालू नहीं हुआ है, उससे पहले ही उन्हें पैसा उनको बिडिंग करने का मौका मिल जाता है। तो अभी समझो रिसेंटली एक आईपीओ आ रहा है सोना BLW, जो फॉर्जिंग और ये क्या बोलते हैं ऑटो एंसिलरी पार्ट में है। उस आईपीओ में कंपनी डिसाइड किया है कि हम 5,500 करोड़ का आईपीओ साइज रखेंगे। बट अभी रिसेंटली आज की तारीख की न्यूज में उनको 2500 करोड़ एंकर्स इन्वेस्टर्स से मिल गया है। मतलब 45% अमाउंट जो होता है वो उनको एंकर इन्वेस्टर से मिल गया है। तो आप देख सकते हैं कि कंपनी को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला एंकर इन्वेस्टर से। तो इट मींस क्या होगा कि उनको जब आईपीओ स्टार्ट हो जाएगा जो ड्यूरेशन पीरियड में, तो तब और अच्छा रिस्पॉन्स मिलने की संभावना है, क्योंकि 45% ऑलरेडी उनके पास एडवांस में पैसा या बिडिंग उनके पास आ गई है। ठीक है, और इसके बाद क्या होता है, जैसे फिर ये जो एंकर इन्वेस्टमेंट की प्रोसेस कंप्लीट होती है उसके बाद आईपीओ ओपन होता है। ये कंप्लीटली ऐसे वो देखने आए तो 15 से 21 दिन का दिन लगता है, पर जनरली आजकल 5-6 दिन में या एक हफ्ते के अंदर पूरा वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अभी उसमें क्या होता है, जैसे वो कंप्लीट होता है तो उसमें एक चेक जैसे क्लोज होता है तो हमें मालूम पड़ता है कि आईपीओ अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ है या ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है। अंडर सब्सक्रिप्शन मतलब क्या, कि समझो कि हमें 100 करोड़ रुपए की हमने कंपनी ने आईपीओ लाया बट उसको 90 करोड़ रुपया ही मिला। सो जो 10 करोड़ का जो शॉर्टफॉल हुआ वो 10 करोड़ का शॉर्टफॉल अंडर सब्सक्रिप्शन कहलाता है। और ओवर सब्सक्रिप्शन मतलब क्या, कि समझो कि सबको हमें 100 करोड़ की रिक्वायरमेंट थी तो उसके अगर 200 करोड़ रुपया है, तो जो 100 करोड़ रुपया हमें एक्स्ट्रा मिला है उसको उसको ओवर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। अभी अंडर सब्सक्रिप्शन सिचुएशन क्या होता है कि उसमें सब कुछ काउंट करके, मतलब अंडर 18 का भी समझो कमिटमेंट काउंट करके 90% से कम आया आईपीओ का रिस्पॉन्स, तो हमें जो पैसा होता है वो शेयर होल्डर को वापस रिटर्न करना पड़ता है। ठीक है, और जो ओवर सब्सक्रिप्शन में होता है कंपनी के पास यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, उसको बोलते हैं ग्रीन शू ऑप्शन। जो अंडरराइटर रहता है वो कंपनी को रिकमेंड करता है कि आप है ना आईपीओ का साइज थोड़ा और बढ़ा दें। उनके पास लिमिट होती है 15% तक बढ़ाने की। तो क्या होता है कि समझो कि हमें 5 समझो कि हमें 100 करोड़ की रिक्वायरमेंट थी बट हमें आया 200 करोड़ रुपया। सो हम क्या करेंगे और 15% मतलब 15 करोड़ का 115 करोड़ रुपए का आईपीओ साइज बना देंगे ताकि हमें वो 15 करोड़ एक्स्ट्रा और मिल जाए और बाकी जो है वो रिफंड कंपनी कर देगी। तो उस ग्रीन शू ऑप्शन को ओवर सब्सक्रिप्शन के टाइम में यूज किया जा सकता है। ठीक है, फिर जैसे ही ये सब प्रोसीजर क्लियर होता है तो ये जो ड्यूरिंग द पीरियड में रिटेल इन्वेस्टर के साथ साथ सभी इन्वेस्टर इसमें आईपीओ में पैसा लगाते हैं। ठीक है, जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट होता है, आईपीओ क्लोज हो जाता है, तो अब फिर बाद में आता है अलॉटमेंट आने के बाद अलॉटमेंट मींस क्या होता है, जहाँ पे कोई शेयर का इशू किया जाता है। अगर शेयर इशू नहीं हुआ है आपको तो इन्वेस्टर का पैसा उसे रिफंड कर दिया जाता है। ठीक है, और उसके बाद उसकी डेट आती है लिस्टिंग की। लिस्टिंग ये एक प्रक्रिया है जहाँ पे आपको अपने शेयर को
स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवाना पड़ता है। फिर बाद में क्या होता है ट्रेडिंग, जैसे उसी दिन लिस्टिंग जब होती है उसी दिन उसकी ट्रेडिंग भी स्टार्ट होती है स्टॉक एक्सचेंज पे, और लोग जो है जो इन्वेस्टर है दूसरे वो ओपन मार्केट से भी उस कंपनी के शेयर को खरीद सकते हैं। सो होप सो आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और आईपीओ पार्ट 2 के बारे पार्ट 2 में जैसे पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको बहुत अच्छे लगे होंगे और आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आईपीओ का प्रोसेस होता है। हम एक और पॉइंट आपको डिस्कस करेंगे, इसमें है कि टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स, कौन से टाइप के इन्वेस्टर होते हैं। 3 टाइप के इन्वेस्टर होते हैं। पहला इन्वेस्टर होता है रिटेल इन्वेस्टर्स, सेकंड है एनआईआई और थर्ड है क्यूआईबी। सो इसमें रिटेल इन्वेस्टर क्या होता है, जो 2 लाख तक की लिमिट तक इन्वेस्ट करते हैं उन्हें रिटेल इन्वेस्टर बोलते हैं। क्यूआईबी मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि क्यूआईबी जो इन्वेस्टर होते हैं वो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल होते हैं, जैसे आपकी बैंक हो गई, इंश्योरेंस कंपनी हो गई, एफआईएस हो गए, बाहर के फॉरेन कंपनीज हो गई, फॉरेन गवर्नमेंट कंपनीज हो गई, वो सब यहाँ पे इन्वेस्ट करती है। और सेबी रजिस्टर्ड फॉरेन इन्वेस्टर हो गए, फिर प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड, ये जितने भी वित्तीय संस्थाएं होती है ये सबको क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर हो जाता है। और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को एनआई मतलब नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, वो दोनों में किसी भी कैटेगरी में नहीं आते हैं, तो उन्हें नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बोलते हैं। सो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आप जल्दी से जल्दी इस वीडियो को अपने फ्रेंड और रिलेटिव सर्कल में शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इस तरह के नॉलेज मिलते रहे और उनका भी ज्ञान बढ़ता रहे। आप हमें ये कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और प्लीज हमारे ये जो YouTube चैनल है इसको सब्सक्राइब कीजिए और उसको बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिलती रहे और हम ऐसे ही वीडियो आप तक पहुंचाते रहे। और जल्दी ही हम आईपीओ 3 भी लाएंगे, जिसमें आपको बताएंगे कि कैसे आपको आईपीओ को अप्लाई करना है। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।